कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरोलाइन है। कैरोलाइन एक ओल्ड एज होम में नर्स का काम करती है। यहाँ पर एक आदमी से वो बहुत ज़्यादा अटैच होती है और जब इसकी मौत हो जाती है तो कैरोलाइन ओल्ड एज होम को छोड़ने का फैसला कर लेती है। घर आते हुए कैरोलाइन न्यूज़पेपर पर एक केयरटेकर की जॉब देखती है और फैसला कर लेती है कि वो इस जॉब को करेगी। अपने दोस्त को कहती है कि वो इस जॉब को करने के लिए जा रही है। हालांकि इसकी दोस्त कहती है कि जिस जगह ये घर है वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड जगह है और कैरोलाइन इस जॉब को करने का फैसला कर चुकी है, इसलिए वो इस तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरती है। ये जगह बहुत ही अजीब होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है। वो देखती है कि दरवाजे के बाहर एक लाल रंग की लाइन है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता और अब वो इस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इसे केयरटेकर की जॉब करनी है। यहाँ पर वो घर की ओनर वॉयलेट से मिलती है जो इसे बताती है कि मेरे पति को स्ट्रोक आया था, इसके बाद इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, तुम्हें इसका ध्यान रखना है, साथ ही इस पूरे घर का। दरअसल ये जगह दूर होने की वजह से आज से पहले यहाँ पर कोई भी केयरटेकर नहीं था। इसके बाद वॉयलेट कैरोलाइन को एक चाबी देती है जो कि मास्टर की होती है। वो कहती है इससे घर के हर दरवाजे को खोला जा सकता है। अब वो कैरोलाइन को घर दिखाना शुरू कर देती है और हैरानी की बात यह होती है कि इस पूरे घर में एक भी मिरर नहीं होता। और जब कैरोलाइन वॉयलेट से पूछती है तो वॉयलेट इसे कहती है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम मिरर देखकर क्या करेंगे, इसलिए हमारे घर पर एक भी मिरर नहीं है। कैरोलाइन भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पर लग जाती है और बेंजामिन का अच्छे से ध्यान रखती है। बेंजामिन जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, वो इसे हर सुबह बाहर गार्डन में लेकर आती है और एक सुबह जब वो बेंजामिन के साथ गार्डन में होती है तो वॉयलेट इसे एटेक से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। कैरोलाइन जब सामान लेने एटेक में जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक दरवाजा है। इसके पास जो मास्टर की होती है वो इससे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता। वापस आने के बाद वो ये बात वॉयलेट को बताती है कि वहाँ पर एक दरवाजा है, इसे मैंने खोलने की कोशिश की थी पर दरवाजा नहीं खुला। वॉयलेट कहती है कि जब हमने घर लिया था तब हमने भी इस दरवाजे को देखा था, हमने भी खोलने की कोशिश की थी पर वो दरवाजा कभी नहीं खुला। अब रात को कैरोलाइन जब अपने बेड पर सो रही होती है तभी तूफान की वजह से इसकी नींद खुल जाती है। इसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बेंजामिन के कमरे में जाती है वो देखती है कि बेंजामिन अपने बेड पर नहीं है। वो भागकर खिड़की के पास जाती है और देखती है बेंजामिन दोनों हाथों से घिसटता हुआ यहाँ से कहीं जाने की कोशिश कर रहा है और तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। कैरोलाइन वॉयलेट को आवाज देती है और खुद नीचे पहुंच जाती है जहां पर बेंजामिन गिरा होता है। वॉयलेट कैरोलाइन को कहती है कि जल्दी से व्हीलचेयर लेके आओ। कैरोलाइन व्हीलचेयर लेने के लिए बेंजामिन के कमरे में जाती है पर इससे पहले कि वो व्हीलचेयर लेकर वापस आती वो वहाँ पर एक व्हाइट कलर की बेडशीट देखती है जिस पर लिखा होता है हेल्प मी। वो समझ जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बेडशीट को अपने पास रख लेती है और इस बात का वॉयलेट को नहीं बताती। अगली सुबह यहाँ पर इनका लॉयर आता है जिसे कैरोलाइन पहले से जानती है। दरअसल जॉब का ऐड देखने के बाद वो सबसे पहले इसी लॉयर के पास गई थी और अब वो लॉयर को इस जगह लेकर जाती है जहाँ पर इसने बेडशीट रखी होती है। वो बेडशीट खोलकर इसे दिखाना चाहती है कि इस पर हेल्प मी लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बेडशीट खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं। कैरोलाइन को कुछ भी समझ में नहीं आता कल रात के हादसे से और अब जो इन सब बातों से वो परेशान हो जाती है, इसलिए लॉयर से अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। लॉयर इसके बाद यहाँ से चला जाता है पर अब कैरोलाइन के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं और वो इन सवालों का जवाब जानना चाहती है और इसे पूरा यकीन है जो कमरा एटेक में है जिसका दरवाजा खुल नहीं रहा था, इस कमरे के अंदर सारे सवालों का जवाब है। वो एक बार फिर से इस जगह जाती है और ध्यान से की होल को देखती है। इसे पता चलता है कि होल के अंदर से किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। वो इस ब्लॉकेज को खोलकर मास्टर की से इस दरवाजे को खोल लेती है और जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर काले जादू की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। वो अब इन सब चीजों को देख ही रही थी कि तभी यहाँ पर वॉयलेट आ जाती है। कैरोलाइन छुप जाती है। हालांकि वॉयलेट ने देख लिया था कि दरवाजा खुला हुआ है लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती और इस जगह से चली जाती है। यहाँ पर कैरोलाइन को एक पुराना रिकॉर्ड भी मिलता है। कैरोलाइन अब इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान और कंफ्यूज होती है, इसलिए वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है और इसे सब कुछ बताती है। इसकी दोस्त बताती है कि ये काला जादू है जिसे होडू कहा जाता है। इस तरह के जादू टोटके पुराने वक्त में किए जाते थे। हालांकि कैरोलाइन इन बातों पर विश्वास नहीं करती लेकिन घर पर जो हादसे हुए अब इसे भी इन बातों पर शक होना शुरू हो जाता है, इसलिए जब वो घर वापस आ जाती है तो अपने साथ मिरर ले आती है जिसे देखकर वॉयलेट को बहुत गुस्सा आता है और कैरोलाइन को सच बताते हुए कहती है कि हमसे पहले जो लोग यहाँ पर रहा करते थे इनका केयरटेकर एक कपल था जो एटेक उसी कमरे में रहता था जहाँ पर कल तुम गई, जहाँ पर तुमने जादू के सामान देखा था। वो दोनों के दोनों होडू मैजिक किया करते थे। दोनों ने इस घर के 2 बच्चों पर होडू मैजिक करने की कोशिश की थी और जब घर के ओनर को बात का पता चला
तो इन दोनों केयरटेकर को मार दिया गया। इसके बाद इन दोनों बच्चों से, जो इस घर के बच्चे थे, जब वो बड़े हो गए तो हमने इनसे घर खरीद लिया। हम घर पर एक भी मिरर इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें मिरर के अंदर इन दोनों केयरटेकर्स की परछाई दिखती है। यही वजह है कि इस घर में एक भी मिरर नहीं है। वायलेट कैरोलाइन को बताती है कि यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई ब्रेक डस्ट पर, जो कि लाल रंग की होती है, अच्छे मंत्रों को पढ़ा जाए तो हम यहाँ की सभी बुरी आत्माओं की शक्तियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तभी कैरोलाइन को गैस स्टेशन की याद आती है। जब यहाँ आते हुए इसने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया तो उसने वहाँ पर लाल रंग की डस्ट की लाइन देखी। वो समझ जाती है कि वो लाल रंग की डस्ट की लाइन इसीलिए वहाँ पर खींची गई थी। साथ ही कैरोलाइन को यह भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर बेंजामिन, जो कि पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं, दरअसल वो ठीक है, लेकिन हुडू मैजिक की वजह से और नोसिबो इफेक्ट की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। नोसिबो इफेक्ट उसे कहा जाता है जब कोई इंसान किसी भी बीमारी के बारे में सोच लेता है और यकीन कर लेता है कि वो इसे बीमारी है, जिस वजह से वो पूरी तरह उस बीमार इंसान की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। कैरोलाइन अब एक हुडू शॉप में जाती है जहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है और बेंजामिन के बारे में इसे सब कुछ बता देती है। वो लेडी कैरोलाइन को कुछ ट्रिक्स बताती है और कहती है कि हो सकता है इससे तुम्हें कुछ मदद मिले। अब कैरोलाइन जब घर वापस आती है तो बेंजामिन के ऊपर वो सारी ट्रिक्स अप्लाई करती है जो इसे हुडन शॉप के ओनर ने बताई, और जब वो ऐसा करती है तो बेंजामिन बोलना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कैरोलाइन से सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी वाइफ वायलेट से बचा लो। तभी वायलेट वहाँ पर आ जाती है और कैरोलाइन इसे कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से सीधा इस लॉयर के पास जाती है जिसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। वो इसे बताती है कि इसे वायलेट के ऊपर शक है। बेंजामिन के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी पत्नी वायलेट है। वो इसे हुडू मैजिक के बारे में बताती है और इसे गैस स्टेशन के बारे में, जहाँ पर कैरोलाइन ने रेड डस्ट की लाइन को देखा था। अब दोनों के दोनों इस गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत रहती है। इसे हुडू मैजिक और रेड डस्ट की लाइन के बारे में पूछते हैं। वो बूढ़ी औरत बताती है कि कोई भी ऐसा इंसान जो हुडू मैजिक करता है वो इस तरह की रेड लाइट को कभी पार नहीं कर सकता। दरअसल हुडू मैजिक में एक सबसे बड़ा मैजिक है जिसे कहा जाता है कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस, जिसमें हुडू मैजिक करने वाले लोग एक रिचुअल करते हैं और इस रिचुअल में वो अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में डाल देते, इसकी आत्मा को अपने शरीर में डाल देते हैं। इसलिए जब ये लोग बूढ़े होते हैं तो वो अपनी आत्मा को एक दूसरे आदमी के शरीर में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे ये कभी भी नहीं मरते। और अब कैरोलाइन को हुडू मैजिक पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है और वो समझ जाती है कि वायलेट घर पर कोई ना कोई बड़ा हुडू मैजिक करना चाहती है और जो इसके पति की हालत है इसके पीछे वही एक वजह है। इसलिए वो घर आने के बाद रेड डस्ट की लाइन दरवाजे पर खींच देती है और वो देखती है कि वायलेट इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रही। अब वो बेंजामिन को गाड़ी में रखती है और यहाँ से निकलना चाहती है पर मेन गेट बंद होता है जिसकी चाबी इसके पास नहीं है। इसलिए वो बेंजामिन को एक मखसूस जगह पर रखकर वो खुद लायर के पास पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती है वहां पर हुडू मैजिक के मंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर रिकॉर्डर चल रहा होता है। ये वही मंत्र होते हैं जो कि कैरोलाइन ने इस रिकॉर्ड में सुने जो इसे एटिक में भी मिला था। और अब वो समझ जाती है कि लायर और वायलेट ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पर कैरोलाइन अपने कुछ फोटो को भी देखती है जो लायर ने अपने पास रखी थी। वो समझ जाती है कि हुडू मैजिक अब किसी और के ऊपर नहीं बल्कि इसके ऊपर किया जा रहा है। तभी यहाँ पर लायर भी आ जाता है और वो इसे जबरदस्ती पकड़ लेता है, वापस इसी घर में ले जाता है जहाँ पर वायलेट और बेंजामिन है। ये इसके ऊपर अब वुडू मैजिक करना चाहते हैं लेकिन कैरोलाइन अपने आप को छुड़वाकर इनसे भागती है। वायलेट इसका पीछा करती है और इन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कैरोलाइन वायलेट को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है जिससे इसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और खुद अटक के इस रूम में चली जाती है जहाँ पर वुडू मैजिक की सारी चीजें होती है। वहाँ से वो अपने दोस्त को और 911 पर पुलिस को कॉल करती है ताकि इसकी मदद के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द कोई आ जाए। और इससे पहले कि वायलेट और लायर इस तक पहुंचते वो अपने चारों तरफ ब्रेक डस्ट से एक गोला बना लेती है ताकि कोई भी इस तक न पहुंचे। इसके पास वहाँ का एक कागज भी होता है जिसके ऊपर एक मंत्र लिखा होता है और वो अपने आप को बचाने के लिए इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है। और तभी वायलेट यहाँ पर घिसटते हुए पहुंच जाती है और वो देखकर बहुत खुश होती है। वो कैरोलाइन से कहती है कि अब तुम इस सर्कल से कभी बाहर नहीं निकल सकती और जिस मंत्र को तुम सोच रही थी कि ये मंत्र तुम्हें बचा लेगा, ये मंत्र तुम्हें बचाएगा नहीं बल्कि तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। पुलिस के बाद वो कैरोलाइन को एक मिरर दिखाती है। इस मिरर के अंदर कैरोलाइन को बहुत सारी अलग अलग इमेजेस दिखती है। ये उन सब लोगों का अक्स होता है जिनके ऊपर आज तक हुडू मैजिक किया गया है। तो लास्ट में इसे इस लेडी का अक्स दिखता है जो सबसे पहले यहाँ पर केयरटेकर जो इसी अटैक में रहा करते थे, जिन्होंने अपने ओनर के बच्चों पर हुडू मैजिक किया था, फिर इन्हें मार दिया गया था। और जैसे वो इस अक्स को देखती है कैरोलाइन की आत्मा निकलकर वायलेट के शरीर में चली जाती है और वायलेट की आत्मा निकलकर कैरोलाइन के शरीर में, यानी कि वायलेट को एक जवान शरीर मिल चुका
चुका है, जो कि इसका मकसद था। और अब वायलट जो कि कैरोलाइन की बॉडी में है, वो वायलट को यानी कि कैरोलाइन को जबरदस्ती एक लिक्विड पिलाती है जिससे इसे स्ट्रोक आता है और वो भी बेंजामिन की तरह पैरालाइज हो जाती है। लायर भी ऊपर आता है और वो बताता है कि हम हमेशा जवान लोगों की बॉडी पर इसी तरह से कब्जा कर लेते हैं ताकि हम हमेशा जिंदा रह सकें। हम दोनों वही हैं जो आज से कई साल पहले इस घर में केयर टेकर थे। हमने सबसे पहले अपने ओनर के दोनों बच्चों के शरीर पर कब्जा किया और जब हमारा वो शरीर भी बूढ़ा होना शुरू हो गया तो मैंने बेंजामिन के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और अब वायलट ने तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। और ये बात तुम कभी किसी को साबित नहीं कर पाओगे। दरअसल हुडू मैजिक के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हुडू मैजिक पर यकीन करते हो। इसलिए हमने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने दिया ताकि तुम्हें भी हुडू मैजिक पर यकीन हो जाए। और जब तुम्हें हुडू मैजिक पर पूरी तरह से यकीन हो गया तो हमने अपना काम पूरा कर लिया। अब यहाँ पर कैरोलाइन की दोस्त और पुलिस भी आ जाती है जिन्हें कैरोलाइन ने कॉल कर यहाँ बुलाया हुआ था। लेकिन कैरोलाइन की दोस्त को नहीं पता होता कि कैरोलाइन की आत्मा इस वक्त वायलट की बॉडी में है जो पूरी तरह से पैरालाइज है। वो चाहकर भी अपनी दोस्त को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि इसके बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी है। लायर पुलिस को बताता है ये घर वायलट ने कैरोलाइन के हैंड ओवर कर दिया है ताकि वो इस घर की देखभाल कर सके। वहीं वायलट और बेंजामिन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के पास लेटे होते हैं, पर चाह कर भी ये किसी को कुछ नहीं बता सकते। ये दोनों बिल्कुल निराश होते हैं क्योंकि इनकी मदद अब कोई नहीं कर सकता। दोनों को यहाँ से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं आखिर में हमको दिखाया जाता है कैरोलाइन को और लायर को। इन दोनों के अंदर इन्हीं केयर टेकर्स की आत्माएं हैं जो सबसे पहले इस घर में रहा करते थे। लायर तो पहले बेंजामिन के शरीर से जवान हो गया था, पर अब वायलट भी कैरोलाइन के शरीर से जवान हो चुकी है और इन्हें आने वाले वक्त में जब इनका शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो एक बार फिर से ये किसी को अपना शिकार बनाएंगे और इसी के शरीर पर कब्जा कर लेंगे। तो ये थी पूरी कहानी द स्केलेटन की।